बात करेंगे मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव में 3 दिग्गज मैदान में है। यहां पर बीजेपी के सामने सभी 29 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य है, तो कांग्रेस के सामने अपनी खोई हुई जमीन वापस लाने की चुनौती। इस चरण में 2 पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान हैं, तो गुना सीट पर शाही परिवार के चिराग ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में है। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में यानी 7 मई को मतदान होगा। यहां से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी मैदान में उतारा है। सिंधिया इसी सीट से पिछला लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, लेकिन इस बार वो कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे में उनका पूरा परिवार प्रचार में जुटा है। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या तैयारी की है, इस पर बात की इंडिया न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज मनु ने। सुनिए। 2024 का चुनाव चल रहा है और 2024 के चुनाव में एक बार फिर से गुना लोकसभा पर सबकी नजर बनी हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि पहले भी कई साल से यहाँ पर उपस्थिति दे चुके हैं, विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है, मोदी की गारंटी पर चुनाव हो रहा है। इस वक्त सिंधिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे इस बार का चुनाव क्या कुछ कहता है। सिंधिया जी, 2024 का चुनाव क्या कहता है? 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केवल चुनाव नहीं, भारत विश्व पटल पर अग्रसर हो रहा है। भारत विश्व पटल पर नक्षत्र की तरह उभर रहा है और वो भारत जमीनी स्तर से ज्ञान को समेटते हुए, गरीब को समेटते हुए, युवा को समेटते हुए, अन्नदाता को समेटते हुए और नारी शक्ति को समेटते हुए, ग य आ और न ज्ञान को समेटते हुए आज भारत विश्व पटल पर अग्रसर हो रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। इतिहास में कभी भी, भारत के इतिहास में स्वतंत्रता के बाद इतनी गहरी तरीके से एक एक योजना का क्रियान्वयन भारत के इतिहास में नहीं हुआ है जो पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। कुछ उदाहरण मैं आपको मनोज जी आपको दे दूं। आयुष्मान कार्ड जो आज 30 करोड़ लोगों के हाथों में पहुंच गया है, जहां 5 लाख स्वास्थ्य का लाभ निःशुल्क देश के किसी भी अस्पताल में जो रजिस्टर्ड हों उनमें उपलब्ध हर एक व्यक्ति को। किसान सम्मान निधि 11 करोड़ किसान जुड़े हुए हैं, 6,000 रुपया हर वर्ष डायरेक्ट उनके खाते में। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो आप और हम बार बार करते हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। 6,000 मतलब 6,000, 5,999 नहीं, 6,000 रुपया बिना किसी बिचौलिए के। लेकिन मैं यहाँ पर कई जगह घूमा, मुझे देखने में मिला है कि जो शौचालय हैं, जो प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, उनमें अभी भी जो छोटे स्तर के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कुछ पैसा ले रहे हैं कि साहब 10,000 दो तब हमको प्रधानमंत्री आवास बनेगा। देखिए, ये संभव ही नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और डबल इंजन की सरकार मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में एक एक लाभार्थी को अपना हक मिले, ये डबल इंजन की सरकार का लक्ष्य नहीं, हमारा धर्म है। और अगर ये कोई भी ऐसी सूचना आती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और एक एक व्यक्ति के विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। इस बार जो चुनाव हो रहा है, खाऊंगा और ना खाने दूंगा, ये पक्का है। ये न खाऊंगा ना खाने दूंगा, भले ही पुराना नारा हो गया, लेकिन ये अब भी चल रहा है। एक बड़ी चीज है क्योंकि आप विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा तो नहीं है, लेकिन विपक्ष कैसा एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है गुना में कि साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तो बाहर ही कैंडिडेट हैं और लोकल के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये क्या मुद्दा? तो जो कांग्रेस है यही मुद्दा 17 साल क्यों नहीं उठाया? मैंने ये सवाल पूछा कि अभी जब बीजेपी में चले गए तो मुद्दा उठा रहे, जब कांग्रेस में थे। मेरे पूज्य पिताजी 15 साल इस क्षेत्र का नेतृत्व करते थे, तब उनका टिकट क्यों नहीं काटा? हाँ। और जब मेरी आजी अम्मा पहली बार कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी 1952 में गुना से, तब उनका टिकट क्यों नहीं काटा? अगर सिंधिया परिवार गुना का नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूँ कौन गुना का है? ये बड़ा सवाल है कि कौन गुनाह का है। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनके भाई आपके समर्थन में प्रचार कर रहे हैं, वो कांग्रेस से खड़े हुए हैं। खजुराहो में ऐसा हुआ कि फॉर्म जो था उसमें कुछ गलतियां हो गई हैं और कैंडिडेट ही बाहर हो गया इंडिया गठबंधन का। अभी भी वक्त है, क्या गुना में भी ऐसी घटना घट सकती है? देखिए, प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को हक है प्रजातंत्र में जनता के समक्ष जाने का।
मेरा प्रतिद्वंदी हो, चाहे कांग्रेस का प्रत्याशी हो, कोई और भी प्रत्याशी हो, हर प्रतिद्वंदी का पूरा मान सम्मान करना मेरा धर्म होता है। युद्ध के मैदान में भी धर्म का पालन होता था पुराने ज़माने में। आज भी युद्ध के मैदान में मैं धर्म का पालन करता हूँ। किसी प्रतिद्वंदी का मान सम्मान को कभी भी चोट ना मिल पाए। ये पहली बार है क्या कि ये बार 2024 का लोकसभा चुनाव जो देख रहा हूं उसमें चूंकि विपक्ष के पास तो मुद्दे नहीं हैं, लेकिन मुद्दों के ऊपर सनातन भारी पड़ता दिख रहा है, मुद्दों के ऊपर श्री राम भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? देखिए, भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज समूचे रूप में उभर रहा है। और मेरा इसका कहने का तात्पर्य क्या है? मेरा कहने का तात्पर्य है कि भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। 11वीं आर्थिक शक्ति थे हम 2014 में, आज 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बन गए। अगले 2 साल के अंदर हम तीन नंबर पे पहुंच जाएंगे, जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। पर उसी के साथ भारत एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भी उभर रहा है। आप बात करिए केदारनाथ से बद्रीनाथ तक, केदारनाथ बद्रीनाथ से काशी विश्वनाथ तक, काशी विश्वनाथ से अयोध्या धाम तक, अयोध्या धाम से उज्जैन महाकाल तक, महाकाल से हमारे गुरुवायूर के मंदिर तक, गुरुवायूर से मदुराई तक, मदुराई से रंगनाथ स्वामी मंदिर तक, रंगनाथ स्वामी से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से रामेश्वरम तक। आज भारत एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। जब राम मंदिर का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ की गई, केवल भारत के 140 करोड़ लोग नहीं देख रहे थे, विश्व के लोग देख रहे थे। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर से, लंदन से ट्रफेलगर स्क्वायर से, पेरिस के शॉज़-एलिज़े तक। तो भारत एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। तो सनातन धर्म जरूर एक मुद्दा बनेगा, और जो सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते हैं उनके विरुद्ध हम सबको उठकर अपना, आज के ज़माने में हमारा अस्त्र शस्त्र हमारा मत है, उसका उपयोग करके उनको जवाब देना होगा। सबसे ज़्यादा जो बयानबाजी होती है वो आपके बीच में और दिग्विजय सिंह जी के बीच में होती है। मेरी कोई बयानबाजी दिग्विजय सिंह जी के, राजा साहब के साथ कोई बयानबाजी नहीं होती। मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं कोई आपके पड़ोस से चुनाव लड़ रहे हैं, को लड़ने दो। मैंने कहा ना, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है। आपको उपस्थिति दर्ज करने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए बीजेपी से? जहाँ पार्टी मुझे भेज रही है मैं सब दूर जा रहा हूँ। अभी तो चुनाव कैंपेन तो अभी शुरू हुआ है। शुरू हुआ है। ये एक आपने गुना लोकसभा क्षेत्र में मैंने देखा, क्योंकि ग्वालियर में भी कई सारे विकास की चीज़ें हुई हैं, गुना में भी बहुत सारे विकास की चीज़ें हुई हैं, चाहे ट्रेनों का स्टॉपेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, शिक्षा की बात हो, लेकिन कई साल से प्रयास आप करते रहे हैं। एक प्रयास, क्या आपको लगता है कि कुछ चीज़ है जो खटकती है, कुछ चीज़ें जो रह गई हो, इस बार उसे ज़रूर करना, यहाँ के लोगों को ध्यान में रखना? बहुत सारी चीज़ें करना है। विकास और प्रगति का चक्र मनु कभी भी समाप्त नहीं होता। अगर 10 चीज़ें हो जाती हैं तो 10 और चीज़ों की आशा और अभिलाषा मन में निकलती हैं हमारे क्षेत्र के लिए करने के लिए। जैसे आपने कहा, इंजीनियरिंग कॉलेज लग गया, पानी की योजना आ गई। ये सड़कें नहीं थी जब मैं आया था। यहाँ से मार्की मऊ जाने के लिए हम लोगों को 2 घंटे लगते थे। ये सड़कें हमने बनवाई हैं, ये खंबे हमने लगवाए हैं, ये तार हमने लगवाए हैं, डीपी लगवाई है, ट्रांसफार्मर लगवाई है। पर विकास और प्रगति का चक्कर निरंतर रहता है। अभी भी चुनाव के पहले 5 स्टॉपेजेस ट्रेन की दी, 1 अशोकनगर में, 4 मुंगावली में, 2 बदरवास में, और वो निरंतर चलता रहेगा। मेरा जनसेवा में मेरा लक्ष्य राजनीति नहीं है, मेरा लक्ष्य विकास और प्रगति है, और विकास और प्रगति तो निरंतर होता है। इस बार मैं एक चीज़ देख रहा हूं, क्योंकि मुरैना में भी आपका प्रभाव है, ग्वालियर में भी आपका प्रभाव है, आपका प्रभाव गुना में भी है, प्रदेश में भी है, और देश में कई जगह से डिमांड भी है आपके प्रचार की, लेकिन चूंकि आपका अपना खुद का चुनाव, उसमें व्यस्तता है। इस बार जो समर्थक आपके ग्वालियर में हैं, मुरैना में हैं, भिंड में, आपने उन समर्थकों को यहाँ नहीं आने दिया। यहीं के लोकल के समर्थक आपके काम कर रहे हैं, जबकि वो आना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, आपने कहा कि कोई नहीं आएगा। ये संकेत क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं कि स्थानीय, जब युद्ध लड़ी जाती है तो स्थानीय सेना के आधार पर लड़ी जाती है, और स्थानीय सेना को वो मान सम्मान, पहचान और वो जिम्मेदारी भी देना हमारा दायित्व होता है, और इसलिए हम लोग ने इस बार ये किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ता आ गए आपके, कुछ कार्यकर्ता आ गए हैं, वो माल्यार्पण कर रहे हैं। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का स्वागत करते हुए उनके कार्यकर्ता, और चुनाव में इस तरह की तस्वीरें मिलती हैं
और क्योंकि कार्यकर्ता बेसब्री से इंतज़ार करते हैं अपने नेता को देखने के लिए, अपने नेता को समझने के लिए, अपनी झलक पाने के लिए। और जो सांसद हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी ये संकेत देते हैं, वो भी सभी लोगों को ये संकेत देते हैं कि मैं उनके साथ हूँ, उनकी समस्याओं में, उनकी तकलीफ में भरोसा जताते हुए, भरोसा दिलाते हुए, और लोगों को भरोसा हो जाता है कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं, उम्मीदों के साथ। एक सवाल और है सीता जी, एक लास्ट सवाल मेरा ये है कि यहाँ से जो लोकसभा के प्रतिनिधि थे, उनका टिकट पार्टी ने नहीं दिया, वो आपको दिया है। इन सब के बीच क्या कोई उनकी नाराजगी है, या वो आपके लिए काम कर रहे हैं, या कोई भरोसा? नहीं, किसकी बात की आप? मैं बात कर रहा हूँ केपी यादव की, जिनका टिकट कट गया। नहीं, देखिए, मेरा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मेरा परिवार है, और सभी के साथ मिलकर सामूहिक रूप से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करना है, भारत को आगे बढ़ाना है, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है और गुना को आगे बढ़ाना है, और उसी भावना के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसी भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती भी है कि पार्टी एक बार जो तय कर देती है, सभी लोग उसके साथ चल के काम करते हैं, सभी लोग उसके साथ चल के मिलते हैं, और पार्टी का संकेत भी है। शायद इसलिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी एक और संकेत रचने जा रही है।